दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन मणिपुर। तो देखिए विकल्पों में से मणिपुर राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। कर्क रेखा 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में ये 8 राज्य है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर के 7 बहनी राज्यों में सिर्फ 2 राज्य त्रिपुरा एवं मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा नामांकन किया गया है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा नामांकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए उपरयुक्त में से एक से अधिक जो है पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ओबर पहाड़ी तथा पटकई बूम पहाड़ी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। गारो, खासी एवं जंतिया पहाड़ी मेघालय में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ मणिपुरी में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन कोसी। तो कोसी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला एवं काढ़ा गोला के घास गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए कि कोसी नदी जो है कोसी नदी बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला एवं काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदियां गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की नदी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन आदि नदियां गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के दाएं तट पर मिलने वाली जो है उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केनपा नदियां हैं। यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली उसकी प्रमुख नदियां जो है टोंस, हिंडन, सेंगर तथा रिंद नदियां हैं। 34 है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है। बी ऑप्शन झारखंड। मयूराक्षी परियोजना झारखंड। उन परियोजना झारखंड के दुमका जिला में जो है मसानजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी बांध को कनाडा बांध भी कहते हैं। यह बांध कनाडा के सहयोग से बना है। इस परियोजना का उद्घाटन जो है ये 1955 में हुआ था। यह परियोजना बिहार एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना के रूप में बनी है। मयूराक्षी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, और मयूराक्षी नदी से बिहार, झारखंड समेत और पश्चिम बंगाल में होने वाली बाढ़ की विभीषिका से बचने तथा सिंचाई एवं पनबिजली के उद्देश्य से दुमका के निकट जो है मसानजोर नामक एक स्थान पर बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 कहता कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन सा है। तो 35 का ए, हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। तो कामेत चोटी हिमालय की हिमाद्री श्रेणी की चोटी यानी बृहद हिमालय की है। कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कामेत चोटी की ऊंचाई 7,756 मीटर है। कितना है 7,756। हिमाद्री श्रेणी का महान हिमालय जो है बृहद हिमालय की प्रमुख जो है चोटियाँ जैसे देखिए का माउंट एवरेस्ट, इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। कंचनजंगा का है 8,598 मीटर। मकालू का है 8,481 मीटर। धौलागिरा का है 8,172 मीटर। नंगा पर्वत ये 8,123 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा जो है 8,078 मीटर ऊंचाई। नंदा देवी की है 7,817 मीटर। कामेत का है 7,756 मीटर। नामचा बरवा का है 7,756 मीटर। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का
शहरों का समूह है। तो 36 का राइट आंसर होगा बी। तो देखिए वाराणसी, पटना, बिजनौर, बलिया। वाराणसी, पटना, बिजनौर एवं बलिया ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे है। गंगा तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, सहारनपुर, बिजनौर, फर्रुखाबाद, बलिया आदि हैं। गंगा के तट पर स्थित बिहार के प्रमुख शहर बक्सर, पटना, भागलपुर, मुंगेर आदि हैं। यमुना के तट पर स्थित प्रमुख शहर है आगरा, मथुरा, इटावा एवं दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गोकाक जलप्रपात से संबंधित तथ्य का चयन करें। 37 का डी। तो 37 का क्या होगा? डी। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। कर्नाटक राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात है गरसोप्पा, जोग, महात्मा गांधी जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। गरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात श्रावती नदी से संबंधित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी से संबंधित है। कुंचिकल जलप्रपात जो है ये वाराही नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में हुई है। दामोदर घाटी परियोजना यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई। इस बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इस परियोजना के तहत 1948 से 1959 ईस्वी की अवधि में 4 प्रमुख बांधों तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध एवं पंचेत बांध बनाए गए। ठीक है, मैथन बांध झारखंड में धनबाद से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका विस्तार झारखंड के धनबाद जिला से पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला तक में है। यह बांध बराकर नदी पर है। पंचेत बांध झारखंड के धनबाद जिला में है। यह बांध दामोदर नदी पर है। बराकर, कोनार, बोकारो एवं जमुनिया दामोदर नदी की सहायक नदियाँ। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। 39 बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है? तो बी ऑप्शन उत्तर पश्चिम। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात शिवालिका क्षेत्र में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति है। ठीक है, बिहार के मैदानी भागों में क्वाटरनरी चट्टानों की उपस्थिति अर्थात बिहार के अधिकांश क्षेत्र में क्वाटरनरी चट्टानों की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? तो 40 का होगा सी ऑप्शन स्पेन। तो यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस स्पेन देश का था। 1492 ईस्वी में स्पेन के पालोस बंदरगाह से कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। कोलंबस भारत नहीं पहुंच सका और गलती से अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस यूरोप और जो है भारत के बीच समुद्री मार्ग जो है खोजने में असफल रहा। उसके बाद देखिए कि यूरोप और भारत के बीच सफलतापूर्वक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगाल के वास्को डी गामा को जाता है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने सफलतापूर्वक यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग को खोज निकाला। वास्को डी गामा जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट के कालीकट स्थान पर पहुंच गया। 41 किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया? तो इसका राइट आंसर होगा सी 1658 इसमें डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। भारत में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच संसद ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने तथा किला बनाने का अधिकार जो है प्रदान किया था। डचों की अधिक दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी जहां मसाले खूब पैदा होते थे। डचों ने जल्द ही मलय, जलडमरू और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। 1627 में डचों ने इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेज़ों को भी
हराया। डचों के द्वारा पटना में एक फैक्ट्री की स्थापना 1632 में की गई थी। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया था। डचों ने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भंडौज, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल से कोच्चि, समुद्र के नागपत्तनम, आंध्र के वसूलीपट्टनम, बंगाल के चिनसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापार केंद्र खोला था। 1759 ईस्वी में लड़ा गया बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेज और डच के बीच युद्ध था। ठीक है, अब देखिए कि बेदरा के युद्ध ने भारत में डच शक्ति को एक प्रकार से समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि बात करें तो 42 है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया? 42 का बी ऑप्शन। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने जारी करके बंगाल को बांटने की घोषणा की। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे और उसकी आबादी 3.1 करोड़ थी। दूसरे भाग में शेष बंगाल था और उसकी आबादी 5.4 करोड़ थी, जिसमें 1.8 करोड़ बंगाली और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया थे। ब्रिटिश सरकार का इस विभाजन के पक्ष में तर्क यह बताया गया कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन चला और विकास कार्य करना कठिन हो रहा था। राष्ट्रवादियों ने इस विभाजन को एक प्रशासकीय उपाय नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उस तिथि को कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। भंग विरोधी आंदोलन इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? सी ऑप्शन 7। तो देखिए साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। ऐसे आयोग का गठन 10 वर्ष के पूर्व ही 8 नवंबर 1927 में कर दिया गया। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसे साइमन आयोग कहा गया। साइमन आयोग में अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य थे, अर्थात यह 7 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीयों ने इसे जो है श्वेत आयोग कहा। साइमन आयोग में किसी भारतीय को शामिल न किए जाने के कारण भारत में उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिनियम अध्यक्ष एम.एन. अंसारी में साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कारण से 17 नवंबर 1928 को इनका जो है निधन हो गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग बॉम्बे पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 44 कहा था, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया? 44 का बी 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को असली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला किया। 16 अगस्त को कलकत्ता में भयंकर दंगा भड़क उठा जो लंबी अवधि तक चला। 45 है, किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया? 45 का सी चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 जो है चार्टर अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत की शासन प्रणाली को केंद्रीयकरण कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद दिया गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि घोषित किया गया और इस कारण इसे वायसराय भी कहा गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कहता, किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया? 46 का ई ऑप्शन। तो देखिए
राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नव जागरण का अग्रदूत भी कहा गया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिला के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय 1803 से 1814 ईस्वी तक ब्रिटिश शासन में नौकरी किया था। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, यहूदी, फ्रेंच, लैटिन आदि 12 भाषाओं के जानकार थे। 1817 ईस्वी में राम मोहन राय ने कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी और 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित कानून दिसंबर 1829 में बना। राजा राम मोहन राय की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? डी ऑप्शन। देखिए कि दादा भाई नौरोजी 3 बार 1886, 1893, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। 1886। 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। इस अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह उपेक्षा की गई कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? बी ऑप्शन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण के लिए कहा गया। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण का प्रावधान किया गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य से कदम उठाने की जो है अपेक्षाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण के लिए राज्य को कहा गया। 49 है कि भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? ई ऑप्शन। तो देखिए, भारत का महान्यायवादी पद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी पद से संबंधित बातों का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 के खंड 4 यानी क्लाउज 4 में यह जो है कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? 50 का बी 1978। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत वर्ष 1978 में की गई। वर्ष 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 की अवधि के लिए 5 वर्षों की एक योजना चलाई, जिसे अनवरत योजना कहा गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना घोषित अवधि तक नहीं चली। ठीक है, उसके बाद देखिए कि केंद्र में कांग्रेस की पुनः सरकार बनने के बाद अनवरत योजना को बीच में ही बंद कर दिया गया और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चलाई गई। इस प्रकार अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक अस्तित्व में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चित्र में जो है कितने आयत हैं? चित्र में कितने आयत है? इसका राइट आंसर होगा बी 15। तो देखिए, एक ये वाला होगा, ये बड़ा 1, ठीक, एक के बाद ये बड़ा 2, ठीक है, 2 के बाद ये बड़ा 3, 3 के बाद हो जाएगा आपको ये एक, ये 3, 3 के बाद देखिए 3 के बाद हो जाएगा ये 4, 3 के बाद 4 के बाद देखिए 4, उसके बाद ये छोटा सा 5, ये बड़ा वाला 5 आए, ये 6, ठीक है, 6 के बाद देखिए ये छोटा 7, ठीक है, 7 आए कि ये 12 कितना होगा 8 और एक ये जो है 8 और एक ये कितना होगा 9,
ठीक है। 8 1 कितना हुआ 9। 9 के बाद देखिए 9 होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये वाला 9 1 10, ठीक है। 9 1 10 10 और जो है यानी टोटल इसमें 10, एक ये वाला 11, नीचे 11, 11 एक 12, 12 एक 13, ठीक है। कितना हुआ 13 13 13। उसके बाद देखिए 13 के बाद जो होगा आपको ये 14, ठीक है। 13 एक 14 हो गया। 14 के बाद जो हो जाएगा आपको एक ये वाला कितना होगा 15। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसी कुछ भाषा में वॉल्यूम को इस तरह के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस DESIGN को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए भी को जो है ए लिखा गया है, भी को ए लिखा गया है यानी +5 ऐड किया गया है। फिर ओ AEIOU यानी ओ के बाद यू भावेल आता है। फिर एल में एल को क्यू लिखा गया है, 5 ऐड किया गया है। ठीक, फिर देखिए यू के बाद यू AEIOU, ए के बाद क्या है, यू के बाद है ए यानी AEIOU। तो यू के बाद क्या आएगा, भावेल ए आता है, तो यहाँ पे ए लिखा गया। तो यानी देखिए क्या किया गया है, तो कंसोनेंट में 5 ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कंसोनेंट में क्या किया गया है, 5 ऐड किया गया है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो देखिए डी है, यहाँ पे क्या है डी, तो डी में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, आई होगा। DEFGHI तो आई होगा। फिर ई के बाद कौन सा वोवेल आएगा, ई के बाद आई आता है, AEI, ठीक है। एल में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, एक्स होगा। फिर यू के बाद वोवेल आएगा, ओ आएगा। फिर जी में 5 ऐड करेंगे तो एल आएगा, एन, और एन में 5 ऐड करेंगे तो एस आएगा। यानी कंसोनेंट में 5 ऐड कर रहा है, वोवेल में आगे जो AEIOU इस तरह से जो आता है, ए के बाद ई के बाद आई, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। 52 का होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है कि सीता पेन की एक मिश्रित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्या, यहाँ पे मूल्य ले लीजिए। तो 7 रुपया में 8, 7 रुपया में 8 खरीदती हैं, ठीक है। ये CP हो गया। फिर कहता है 6 की दर से बेच देती हैं, ठीक है। फिर 6 की दर से कहता है कि सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती हैं और 5 रुपया में 6 की दर से बेच देती है। 5 रुपया में 6 की दर से बेच, यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे, पहले जो है क्वांटिटी को सेम कर लेंगे। तो इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 7 21, इधर होगा 5 होगा 20। तो देखिए यहाँ पे जो देखे तो 21 से कितना हो रहा है 20, 21 से कितना हो रहा है 20, तो हानि हो रहा है कितना का, 1 का। तो 1 × 100, ठीक है। बट्टा में कितना होगा, तो बट्टा में हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे जो यदि गौर करें तो यहाँ पे देखिए 7 से इसको गिना 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, इधर कितना होगा 4 से किया तो 6 चौक 24। क्वांटिटी सेम है, ठीक है, क्वांटिटी सेम है। CP कितना है 21 है और सेलिंग प्राइस कितना है तो 20 है, ठीक है। कितना है 20 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इन दोनों में अंतर की यदि बात करें तो 1 का अंतर है। तो 1 × 100 बट्टा में कितना होगा 21, ये कट जाएगा, ये एक नहीं कटेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 100 बट्टा 21% हानि, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखिए, कहता विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ठीक है। वेतन का 80%, मान लीजिए इनकम यदि 100 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है 80% खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता है 20। कहता अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि, तो कितना होगा 125। व्यय में 15% की वृद्धि, तो 80 का 115 कितना होगा 115। 80 का 115%, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। और 5 दूनी 10, 2 चौका 8, ये होगा 4 तिया 12, 4 8 1 9, 92। अब देखिए 92, 125 में से 92 खर्च करता है, बचाता कितना है 5 में से 2 गया 9, 12 में से 9 गया 3, यानी 33 का क्या कर रहा है बचत। 33 का जो है यहाँ पे कितना हो रहा है बचत, ठीक है। 33 का बचत हो रहा है। तो इन दोनों में कहता है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 20 था, हो रहा है 33। कितना का अंतर है, यानी 13 का। 13 × 100 बट्टा में 20, 20 पंचे 100, 13 पंचे कितना होगा, तो 13 पंचे 65 हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
55 है कि 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु की 8 गुनी। देखिए 5 वर्ष पहले फादर और सन, तो 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की 8 गुनी है। अब से 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात कितना है? रोहन के पिता 10:3 है। ठीक, इन दोनों में अंतर देखिए, 10:8 में कितना का 2 का, 1:3 में 2 का अंतर, तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 10 यूनिट। ये देखिए माइनस में 5 है, प्लस में 5, तो कितना के बराबर है? 10 यूनिट के बराबर। ठीक है, 2 यूनिट बराबर है 10 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5। 1 यूनिट का मान होगा 5। तो कहता है रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन का कितना है? 1, तो 1 का मान कितना होगा? 5। 1 का मान होगा 5, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है। 5 वर्ष बाद कितना होगा? 10 वर्ष, यानी बी ऑप्शन। तो 55 का हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 की यदि बात करें तो 56 है कि सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है। तो यहाँ पे देखिए सुनील और गोपाल, तो सुनील कितना करता है? 20, तो 20,000, तो यहाँ पे 20 ही ले लेते हैं, 20,000, तो चलिए 20,000 ये करता है कितने? 9 महीने के लिए, तो गुना 9 से कर दीजिए। फिर जो है उसके बाद जो है सुनील, गोपाल जो है 30,000, गोपाल 30,000 रुपये लगाता है 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 4 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 3 तिया 9, 3 चौका 12, 2 दूनी 4, इसका रेशियो कितना निकला? 1:2 लाभ का। अब कहता है कि उसने कुल इतना लाभ प्राप्त किया है, तो 2 आ 1 3, यानी 3 यूनिट का मान कितना है? 60,000। तो हमको निकालना है सुनील का हिस्सा। सुनील कितना है? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान होगा 20,000। 20,000 का है तो सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3, 5 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो चतुर्थानुपात होता है BC/A, या ABC है ना, तो BC/A यानी 5 × 15 बट्टा में A, यानी 3 पंचे 15, 5 25, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, कहता है 245, 175, 385 का मौसो क्या होगा? तो 245 को लिख सकते हैं 5 × 7 × 7। ठीक, 175 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 7। ठीक है, और 385 को लिख सकते हैं 385 को 5 × 7 × 11। ठीक है, मौसो का रहा, तो जो तीनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, उसके बाद 7 कॉमन है, तो कितना होगा? 5 × 7 यानी 35, तो मौसो होगा 35 का है तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 59 का ई ऑप्शन। क्या होता है? ई ऑप्शन। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 एम्पियर से भी कम धारा मापता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में शंट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है स्वर यंत्र यानी लैरिक्स के विकास के कारण। यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा स्वर यंत्र लैरिक्स के विकास के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसी सीधे धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण खाली स्थान हो तो चालक अधिकतम बल अनुभव करेगा। तो 61 का होगा ए ऑप्शन। कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, इसका CGS मात्रक गॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की यदि बात करें, देखिए कहता किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? सी ऑप्शन, इसके रासायनिक गुण। किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। ठीक है, क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए
क्वेश्चन नंबर 63 बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, तो सी ऑप्शन। बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल, तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं मृदु जो है खाद्य अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है मिश्रण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं पोटेशियम जो है नाइट्रेट का, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर मृदु अम्ल से क्रिया कर CO2 उत्पन्न करता है जो केक ब्रेड आदि को छिद्रित व फुला हुआ बनाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में और पेट की अम्लता दूर करने में। क्वेश्चन नंबर 64 अपघटन अभिक्रिया कब होती है, सी ऑप्शन। तो जब एक अभिकारक विघटित होकर जो है सरल उत्पाद का निर्माण करता है, 64 का सी ऑप्शन, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है खाली स्थान में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। 65 का बी, तो अजैविक वातावरण, अजैविक वातावरण में सभी जो है निर्जीव घटक शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक को भौतिक कारक जो है अकार्बनिक कारक एवं कार्बनिक कारक में बांटा जा सकता है। भौतिक कारक के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब एवं स्थलाकृति आती हैं, ठीक है। अकार्बनिक कारक के अंतर्गत जल, वायुमंडल, गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान आदि। और कार्बनिक कारक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, सी N2+O2 2NH3। ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अमोनिया के निर्माण की हैवर विधि में लौह चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। 67 है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर 67 का होगा बी, क्या होगा, LVM 3 M4। तो 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी, ठीक है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया गया, ठीक है। आदित्य L1 जो है आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2022 के बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। वर्तमान 2022 के गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक में मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन करते हुए यह गणना की है। 69 ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 69 का ए, भारत। तो ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। तो भारत किया है 2023 विश्व कप ICC क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण जिसे अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत में आयोजित किया गया है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभांकर क्रिकेटोवर्स को चुना गया। इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी 309 रनों की सबसे बड़ी जीत दर्ज का रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए 70 है अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया। 70 का सी, रूस। अक्टूबर 2023 में परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल जो है ब्यूवेस्टनिक का रूस ने सफल परीक्षण किया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल
ब्यूवर वेस्टनिक का सफल परीक्षण क्या है? भारत में पहली बार 1974 में तथा दूसरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण क्या है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।